हेलो दोस्तों, परिवर्तन आधारशिला चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज कर रहे हैं जिसमें आज हम क्लास 7th के चैप्टर 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के चैप्टर की शुरुआत होती है क्षेत्रीय संस्कृति को। पहले हम एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं। क्षेत्रीय संस्कृति क्या होती है? जैसे किसी क्षेत्र में की अलग संस्कृति, अलग पहचान और उनकी भाषा अलग होती है, उनके त्योहार, उनके रीति रिवाज अलग होते हैं, वही उनकी क्षेत्रीय संस्कृति है। तो इसी के बारे में आज इस चैप्टर में बताया गया है। आगे हम देखते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को हम तमिल या उड़िया कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि वह तमिल या उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। और प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा लगता है कि हम सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में, मतलब बहुत लंबे टाइम से अस्तित्व में है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कुछ टाइम बाद थोड़े थोड़े सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। कुछ कुछ समय बाद अलग अलग क्षेत्रीय संस्कृतियां हमें दिखाई देती हैं। वे समय के साथ साथ बदली हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं और जो उपमहाद्वीप है उसके अन्य भागों के जो विचारों के आदान प्रदान होते हैं उन्होंने भी इसे संपन्न बनाया है। अब आगे हम देखते हैं चेर और मलयालम भाषा का विकास की बात करते हैं। तो महादेवपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। शासकों ने इस भाषा का उपयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में से किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग का सबसे पहला उदाहरण है। तो देखिए, ये मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख दिखाया गया है। आगे देख लेते हैं। साथ साथ चेर लोग संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया है। केरल का जो मंदिर रंगमंच है, इसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है। संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। एक 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्यशास्त्र विषयक मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा, और यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। शासक और धार्मिक परंपराओं की बात करें, इसमें जगन्नाथी संप्रदाय को देखते हैं। तो जगन्नाथ जो है पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जो जगन्नाथ की जो कास्ट प्रतिमा है, कास्ट क्या होती है? लकड़ी की प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती थी, जिससे तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे और आगे चलकर विष्णु का रूप इन्हें मान लिया गया। 12वीं शताब्दी की बात करें तो 12वीं शताब्दी में गंगवंश के प्रतापी शासक थे राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपने राज्य, जो अपना पूरा ही राज्य जगन्नाथ, पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त किया। जो जैसे इस मंदिर को तीर्थस्थल यानी तीर्थ यात्रा के रूप में महत्व प्राप्त होता रहा, वैसे ही क्या हुआ, यहाँ सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। उन्होंने उड़ीसा को जीता, जिसे मुगल, मराठे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया और सब ये महसूस करते थे कि इस पर नियंत्रण करने से क्या होगा, स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। अब राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं देख लेते हैं कि जो आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है उसे राजपूताना कहते थे। वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब सब राजपूत ही नहीं रहते थे, लेकिन माना जाता था कि वहां ज्यादातर सभी राजपूत ही रहते हैं। उत्तर और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में जो अपने आप को जो राजपूत कहते थे वे रहते थे, और साथ राजस्थान के राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी वहां पर रहते थे। तो राजपूतों ने राजस्थान को एक विशेष संस्कृति प्रदान की। ये संस्कृतियां, परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों, अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। ऐसे में ही बात करते हैं पृथ्वीराज की।
ये एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को हृदय में संजोए रखे थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुर से लड़ते हुए मृत्यु प्राप्त की मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत सूरवीरों की कहानियां काव्य और गीतों में सुरक्षित हैं। विशेष रूप से प्रशिक्षित चरण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। काव्य गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं। आशा की जाती है कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। तो जो काव्य और गीत हैं वो क्या हैं कि वे उनकी जो गाथाएं हैं उन्हें सुरक्षित भी रखते हैं और दूसरे लोगों को भी उनसे इंस्पायर करते हैं। क्या स्त्रियां जो थी, क्या उन्हें भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान हैं। जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़े। कहीं पर यह भी चित्रित किया गया, स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों के जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जलाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख किया गया है। जो इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर उन आदर्शों में अपने जीवन का बलिदान करना होता था। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक जो नृत्य है उसकी कहानी देख लेते हैं। जो कथक है वो उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ा है। मतलब नृत्य शैली है। कथक क्या है? नृत्य शैली है और यह उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा से निकला है जिसका प्रयोग संस्कृत अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में जो कथा या कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। क्या थी? कथक एक जाति थी जो कथा या कहानी सुनाने वाले थे। ये कथाकार अपने हाव भाव संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप धारण करने लगा। अब राधा कृष्ण के जो पौराणिक आख्यान थे, कहानियां थी, लोग नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। उन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कलाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। तो क्या थे वे कहानीकार की वे अपने हाव भाव से अपनी चीजों को, अपनी कहानियों को और ज्यादा अलंकृत कर देते थे। मुगल बादशाहों की बात करें और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राजदरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए। नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर दो परंपराओं घरानों में फला फूला। दो परंपराएं अर्थात जो घराने बोले जाते हैं, जैसे राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में। तो लखनऊ घराना और जयपुर घराना इस तरह से बोले जाते हैं। अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह प्रमुख कला के रूप में उभरता है। 1850 और 1875 में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश के निकटवर्ती जो इलाके थे वहां भी यह संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट द्रुतपद संचालन, उत्तम वेशभूषा, कहानी के प्रस्तुतिकरण और अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। तो किसकी बात हो रही है? कथक की बात हो रही है कि इसे किस तरह से प्रस्तुत किया जाता था और किस तरह से धीरे धीरे विकसित होकर एक नृत्य शैली में बदल गया। कथक को भी 19वीं और 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद कर दिया। फिर भी यह जीवित बचा रहा, गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता मिल गई। अब शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं कि किस कला को शास्त्रीय माना जाए। इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन होता है। हम उस रूप और शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो। उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त हो सकता है, कई वर्षों के। और यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है। उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। ये एक ऐसे प्रश्न है जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी संस्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूप में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया, ये विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों में श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह शब्द संदंशय सही नहीं हो सकता। अन्य नृत्यों में इस समय जो शास्त्रीय माने जाते हैं उन्हें देख लेते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरल का, ओडिशी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी क्या? लघु चित्रों की परंपरा।
जैसा कि जो नाम से होता है छोटे आकार के चित्र, लघु चित्र मीन्स, लघु मीन्स होता है छोटा, छोटे आकार के चित्र ये जो थे ये जल रंगों के कपड़े या कागज पर चित्रित किए जाते थे। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों और लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए। इसमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जो प्राथमिक रूप में इतिहास और काव्य की जो पांडुलिपियों को चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों से चित्रित की जाती थी। उनमें दरबारों के दृश्य होते थे, लड़ाई शिकार के दृश्य, सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। ये कुछ गिने चुने लोग बादशाहों, कुछ घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुस्लिम साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राजों के दरबार में चले जाते हैं। परिणामस्वरूप मुगलों की जो कलात्मक रुचियां थी ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों को अनुसरण करते हुए शासकों और उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं और काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। ऐसे ही क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय के तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला एक साहसपूर्ण और भावप्रवण शैली का विकास हो जाता है जिसे बसोहली कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? बसोहली का शैली कहा जाता था। यहाँ की सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। तो भानुदत्त की रसमंजरी बसोहली शैली में चित्रित की गई। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप जो मुगल कलाकार थे मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर जाते हैं। वहां उन्हें जाते ही आश्रयदाता तैयार मिलते हैं और फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली जैसे जैसे नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो कुछ ऐसा होता है कि उनके जो पुराने विचार हैं वो चेंज करके उन्हें एक नई शैली में विकसित वे कर देते हैं। तो ऐसे ही कांगड़ा शैली विकसित हो रही है। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। तो क्या है? ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग कांगड़ा शैली की विशेषता थी। साधारण जो स्त्री पुरुष थे वे भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। अब बंगाल पर देख लेते हैं नजदीक से एक नज़र। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, जिसे आज हम बंगाल में लोग जो हैं हमेशा बंगाली बंगला ही बोलते हैं, हम ऐसा मान लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम जो सहस्त्राब्दी के मध्य का भाग था, संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ इसके बारे में देखते हैं। ईसा पूर्व 4वीं और 3री शताब्दी से बंगाल और मगध जो दक्षिण बिहार है के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का जो प्रभाव था वो बढ़ता गया। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी भारत पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो क्या कर रहे हैं? गुप्त वंशीय जो शासक हैं उन्होंने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया, वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की ओर मध्य घाटी के भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो जाते हैं। और 7वीं शताब्दी में जो चीनी यात्री है हुएनसांग, कौन है? हुएनसांग, ये हॉन्सुंग, मतलब अलग अलग नामों में इनका थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। वह पाता है हुएनसांग कि बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो जाता है
14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। ये क्या है, दिल्ली के शासकों से स्वतंत्र हैं। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश पर बंगाल यानी कि बंगाल को जीत लेता है तो उसे सूबा माने जाना लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं और बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो जाता है। साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र की पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है और गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी, यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोत इससे प्राप्त हुए हैं, आधुनिक बंगाली का ही एक हिस्सा है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य जो हैं उन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी है, दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद। मंगल काव्य शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य, जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है। और भक्ति साहित्य, जो गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियों आदि शामिल हैं। तो इसके दो श्रेणी हैं, एक तो गौड़ीय वैष्णव और कौन सी है, मंगल काव्य। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल होता है, जैसे मेनामती, गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। मेनामती और गोपीचंद और धर्म ठाकुर के बारे में यहाँ पर दिया गया है, इसे भी देख लेते हैं। नाथ लोग जो सन्यासी होते थे, तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। गीत विशेष जो अक्षर अभिनीत किया जाता था, यह बताता है कि रानी मेनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं। इनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल जो निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई जिनमें इंगित है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई। जो दूसरी श्रेणी की कृतियां वे मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी। उनके काल निर्णय का सही जो आकलन है वो नहीं किया जा सकता। वे खासतौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। पीर और मंदिर टॉपिक को देखते हैं। पीर को देख लेते हैं उससे पहले कि फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। चलिए अब पॉइंट की तरफ चलते हैं। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्र को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में प्रवास करना, मतलब यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना प्रवास करना होता है, प्रवास करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे पूर्व की ओर बढ़े, जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे, वैसे ही स्थानीय मछुआ, स्थानतः खेती करने वाले लोग जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त कर अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में यहाँ से आकर बसने वाले जो लोग थे वे अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था और आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं और आश्वासन उन्हें समुदायों के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं, इसलिए आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। इन पीर श्रेणी में बात करें तो इन पीर श्रेणी में संत या सूफी, अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक और योद्धा, विभिन्न देवी, हिंदू और बौद्ध देवी देवता, यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थीं। पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई। उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती थी। बंगाल में जो 15वीं शताब्दी के बाद वर्ष में जो मंदिर बनाने का दौर है वह जोरों पर रहा है। 15वीं शताब्दी के बाद में 19वीं शताब्दी में आकर वो खत्म हो जाता है। मंदिर और अन्य धार्मिक भवन जो थे अक्सर उन व्यक्तियों समूह द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति और भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी और गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा होते हैं। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया।
जैसे जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति और प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई। उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। यहाँ पे दिखाया गया है चित्र 11 में एक 2 चाला छप्परदार झोपड़ी दिखाई गई है, देख पा रहे होंगे आप। और चित्र 12 में एक चौचाला मंदिर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर में पक्की मिट्टी की एक पटिया बनाई गई है विष्णुपुर की, इसे आप देख पा रहे होंगे। तो इन मंदिरों की शकल आकृति बंगाल की जो छप्परदार झोपड़ियों की तरह 2 चाला 2 छतों वाली और चौचाला 4 छतों वाली होती थी। इनके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव होता है। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियां सजावटी टाइलों मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में, ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। अब मछली भोजन के रूप में बात करते हैं। बंगाल एक क्या है? बंगाल एक नदीय मैदान है। तो स्थानीय लोग क्या होता है, स्थानीय लोग स्थानीय भोजन पर ही ज्यादा निर्भर करते हैं। वो एक नदी मैदान है। मछली और धान की उपज बहुतायत में होती है, इसलिए स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहां प्रमुख धंधा रहा। बंगाली साहित्य में मछली का स्थान का उल्लेख मिलता है। और क्या होगा, मंदिर और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियां लगी हैं, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह के दृश्य दिखाए गए हैं कि मछलियों को साफ किया जा रहा है। ब्राह्मणों को शामिल भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म की विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। मतलब बंगाली जो ब्राह्मण थे, उनके लिए भी मछली वे का सेवन कर सकते थे। बृहद धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दे दी थी। मतलब कुछ मछलियों का सेवन वे कर सकते थे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल मंदिर में पकी मिट्टी का एक फलक दिखाया गया है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का चैप्टर। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।